आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 5 ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं और आपने पढ़ भी लिए होंगे। नहीं पढ़े तो पहले उनको पढ़ना, तभी आपके समझ में आएगा। और सभी लेक्चरों को अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है। अगर जिसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है कि कोई चीज समझने में, शब्द समझने में, टॉपिक समझने में, ठीक है, तो उसके लिए आप मैसेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो चीज समझ में नहीं आई फिर आप उससे आगे बढ़ जाओ। तो जो भी चीज क्लियर नहीं होती है आप या तो मैसेज कर दो या फिर उस वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश। आवेश आपने पढ़ा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, ऋण आवेश, धन आवेश। आवेश उत्पन्न कैसे होता है, किसी पदार्थ पर आवेश आता कैसे है, ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, विधियां पढ़ी उनकी और बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी आपने। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द है विशिष्ट। इस विशिष्ट शब्द का मीनिंग आपने पढ़ा भी होगा और वो 11th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ऊष्मा गतिकी वाले चैप्टर में। विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, क्या अर्थ होता है इसका? विशिष्ट, खाली इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा इसका। इसको स्पेलिंग में इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। देखिए, इस विशिष्ट का मतलब होता है मोस्टली एकांक द्रव्यमान से। परिभाषा से देखिए, जैसे आपने पढ़ी होगी विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा होती है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सेम यहां पर है, विशिष्ट आवेश किसका आवेश होगा? किसी भी आवेशित कण या पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का आवेश होगा, केवल और केवल आवेशित कण का या पदार्थ का। ऐसा नहीं है कि वो निरावेशित कण है उसका भी विशिष्ट आवेश निकालेंगे, नहीं नहीं, केवल आवेशित पदार्थ का। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी आवेशित कण या पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के आवेश को विशिष्ट आवेश कहते हैं। विशिष्ट आवेश कहते हैं। उदाहरण से समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ध्यान रखना। मोस्टली जो विशिष्ट शब्द है ना, वो ओनली किसके लिए होता है? एकांक द्रव्यमान के लिए। एकांक द्रव्यमान के लिए मोस्टली ये इसी के लिए होता है, तभी इसका नाम विशिष्ट रखा। तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? ये आवेशित पदार्थों के लिए या आवेशित कण के लिए। अब इसका फॉर्मूला कैसे करें कि हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि माना कोई भी आवेशित पदार्थ या कण जिसका द्रव्यमान m है, m द्रव्यमान के आवेशित कण पर आवेश कितना है बेटा? Q। लेकिन हमें निकालना क्या है? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश किसके लिए निकालेंगे? एकांक द्रव्यमान के लिए। ये कितने द्रव्यमान के लिए दिया हुआ है? m द्रव्यमान के लिए। और कितना दिया हुआ है, कितना सपोज किया है, कितना माना है हमने? Q। ठीक है, क्यों कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम कोई भी कण ले लेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लें, तो यहाँ पे द्रव्यमान किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। और आवेश भी किसका आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाएगा। तो मुझे किसका निकालना है? एकांक द्रव्यमान का। इसलिए एकांक द्रव्यमान, एकांक का मतलब एक से, तो एकांक की m की जगह मुझे क्या लाना है? 1 लाना है और यहाँ से m को हटाना है, पक्षांतर करना है, बराबर के इधर ले जाना है, तो ये नीचे आ जाएगा बट्टी में। तो एकांक द्रव्यमान के आवेशित कण पर आवेश, ये क्या हो जाएगा बेटा? Q बटे m। और इसी को हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश। ओके,
तो विशिष्ट आवेश क्या है? दो राशियों का अनुपात। कौन कौन सी राशियों का? आवेश और द्रव्यमान का। ये आवेश, कोई भी आवेशित कण होता है, ये द्रव्यमान वही उसी का द्रव्यमान होगा जो कण यहाँ पर आवेशित लिया जा रहा है। द्रव्यमान किसी दूसरे का नहीं लिया जा रहा। जैसे मैं बात करता हूँ कि आवेश को मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ले लिया, द्रव्यमान में प्रोटॉन का ले लो। अगर यहाँ पर आवेश मैंने इलेक्ट्रॉन का लिया है तो यहाँ पर द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन का ही लेना पड़ेगा। ओके, तो ये विशिष्ट आवेश आपके समझ में आ गया होगा। तो क्या है, ये भी नोट कर लेना आप, नोट लास्ट में मैं लिख ही देता हूँ। क्या कि विशिष्ट आवेश एक अनुपातिक राशि है, और अनुपात में आने वाली राशि कौन कौन सी है? आवेश और द्रव्यमान। तो ये नीचे आप नोट में भी लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी आरबीएससी बोर्ड की बुक में भी है, और ये पीएमटी में भी पूछा जाता है, इसके ऊपर संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, या डिफेंस में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अच्छा आर्टिकल है ये। नोट क्या लिखेंगे इसको हम बेटा? विशिष्ट आवेश एक अनुपातिक राशि है। ओके, ये अपन नोट कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा यहां से विशिष्ट आवेश का मात्रक क्या है? विशिष्ट आवेश का मात्रक, विशिष्ट आवेश का मात्रक इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया, जिसका संकेत हो गया C, और अपॉन द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। इसको ये नोट कर लेना, ध्यान से देख लेना, ये कूलाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये केजी इसके लिए मात्रा है, इसका संकेत क्या हो गया? केजी। तो कूलाम प्रति केजी इसका मात्रक हो गया किसका? विशिष्ट आवेश का। ओके, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। इसके मैं एक दो उदाहरण बता देता हूं। क्या है? देख बेटा, ये चीज मैं पहले भी नोट करा चुका हूं सारी चीजें, और आज भी नोट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन P मतलब प्रोटॉन, M इज मास, ये होता है 1.672, लेकिन 67 तक ही लिख सकते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखते हैं, इंटू 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा लिटिल ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से, और वो कितना होता है? 1.675 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिखते हैं जितना प्रोटॉन का होता है, इंटू 10 की पावर -27 kg। ओके, तो ये एक चीज आप नोट कर लेना, और वैसे आपको पता भी होगा, तो मैं यहाँ पर उदाहरण देके समझाता हूं कैसे, कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए, या प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, सूत्र कौन सा लगाएंगे? अभी पीछे हमने निकाला है अनुपात वाला, कौन सा निकाला है? Q/m। Q आवेश, M द्रव्यमान। किसका आवेश निकाला है? विशिष्ट आवेश किसका निकाला है बेटा? हम इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आवेश भी किसका लेना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का मान लेंगे, और वो वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ऊपर लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन बाकी है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मैं कहने लगता हूं कि प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या होगा बेटा? वही फॉर्मूला Q/m। देखिए, आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम होता है, बस प्रकृति का अंतर होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो Q कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास किसका आएगा? इस बार प्रोटॉन का आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये ओके। न्यूट्रॉन का निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कण है, विद्युत उदासीन कण है, तो आवेश Q का मान क्या आएगा? 0।
और जब यहाँ पे शून्य रखोगे तो न्यूट्रॉन का भी विशिष्ट आवेश नहीं निकलेगा। एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए जो दिमाग में है, आप कर सकते हो सॉल्व और लिख भी सकते हो। अगर मैं ये कहने लगूं सोडियम Na या मैग्नीशियम Mg का विशिष्ट आवेश बताओ, तो मुझे आप इसको कमेंट करके भेजोगे क्या इनका विशिष्ट आवेश होगा या नहीं होगा। दोबारा ध्यान से सुनना क्वेश्चन। सोडियम Na और मैग्नीशियम Mg, इन दोनों का हमें क्या निकालना है बेटा, विशिष्ट आवेश। थोड़ी सी हिंट मैं देता हूं कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सोडियम पे आवेश कितना है। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूं। सोडियम पर इस समय कोई आवेश नहीं है, मैग्नीशियम पर अभी कोई आवेश नहीं है। जब इन पर अभी कोई आवेश ही नहीं है, क्यों नहीं आवेश, उदासीन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने अभी प्रोटॉन है, तो कुल आवेश शून्य है। मैग्नीशियम पे भी कंडीशन वही है, तो यहां पर इसका कोई विशिष्ट आवेश नहीं निकल सकता, क्योंकि इनका आवेश कितना है, शून्य है। सूत्र में रखिए Q बराबर 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अगर मैं ये कहने लगूं कि Na+1, अब इसमें आवेश कैसा आ गया, +1, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है बेटा, +2। हाँ, अब ये आवेशित है, अब इनका हम विशिष्ट आवेश निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब जो हमारा फॉर्मूला है Q/m, तो यहाँ पर आवेश सोडियम के लिए निकालने लगूं तो मैं आवेश कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और इसके लिए बात करता हूं तो मैं कितना आवेश लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, त्यागे, तभी तो इस पर संयोजकता 2 आई। ओके, बट यहाँ पर मास है ना, वो दोनों का बदलेगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मोस्टली लगभग 23 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 23, और इसका कितना होता है, 24। तो आप उसको नोट करके या पता है अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले में रख करके ज्ञात भी कर सकते हैं। ये कहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी पीएमटी में पूछ लिए जाते हैं या डिफेंस में पूछ लिए जाते हैं, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो आपका ये विशिष्ट आवेश वाला जो आर्टिकल है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है मैं उसको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवेश और द्रव्यमान में क्या संबंध है। हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, शायद लेक्चर 5 में या लेक्चर 4 में भी आपको बताया था, आपको याद नहीं होगा, फिर मैं दोबारा से बताता हूं कि देखिए आवेश किस पर होता है, किसी पदार्थ पर। अब कोई पदार्थ है या कण है तो उसका द्रव्यमान जरूर होगा, ठीक है ना। तो ये बात यहां से आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी भी पदार्थ पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान जरूरी होगा, बहुत जरूर होगा, ठीक है। तो आवेश किसी द्रव्यमान पर ही होगा, द्रव्यमानित कण पर ही होगा या पदार्थ पर होगा। लेकिन ये हो सकता है कि हाँ द्रव्यमान है लेकिन उस पर आवेश नहीं है, ठीक है, लेकिन आवेश है तो द्रव्यमान जरूर होगा। इस चीज को दोबारा से समझना कि आवेश है तो द्रव्यमान जरूर होगा, क्योंकि बेटा जो आवेश आता है सिर्फ और सिर्फ या तो पदार्थ पे आता है या कण पे आता है। अगर पदार्थ या कण है तो वो द्रव्यमान जरूर होगा उसका, ओके। क्योंकि कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सारी चीजें जितनी भी हैं उनका द्रव्यमान है, सबका है। लेकिन ये हो सकता है कि द्रव्यमान है लेकिन आवेश नहीं हो। जैसे न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं होता। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत छोटी सी डिटेल देने वाला हूँ कि आवेश चार्ज Q और आपकी द्रव्यमान M में क्या अंतर है या क्या समानता, किस तरीके से क्या संबंध है, किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देने जा रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं मास M द्रव्यमान M और आवेश चार्ज Q में अंतर। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं समझाता हूं। देखिए द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कभी सुना है आपने कि -5 किलो, -10 किलो, ऐसा कभी नहीं है। मास शून्य तो जो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द्रव्यमान आवेश नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, ठीक है। ये पहला नोट कर ले, मैं यहाँ कर लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से है। दूसरी चीज
कि आवेश जब गतिमान होता है या स्थिर होता है तो उसका मान नहीं बदलता। आपको आवेशों के गुण में मैंने पढ़ाया था आवेश की निश्चलता, वहां पर यही चीज समझाई थी, चाहे वो आवेश स्थिर है चाहे आवेश गतिमान है, इसका मान नहीं बदलेगा, बट द्रव्यमान जरूर बदल जाएगा। और वो कैसे बदलेगा इसको बताया था आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन अपने आपेक्षता के सिद्धांत के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पर बताई थी। वो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, जैसे हम किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं या और बढ़िया तरीके से फंडामेंटल चीज क्लियर करने जाते हैं फिजिक्स में, तो वो चीजें वहां पे आती हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा आपेक्षिक द्रव्यमान ये चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, आपेक्षिक वेग पढ़ा होगा आपने, तो सेम कंडीशन है। तो आपेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है कि जब कोई कण द्रव्यमानित कण गतिमान होता है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। और वो कौन से सूत्र से होता है, m बराबर m नॉट बटे √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए ये चीजें जो दी थी प्रूव करके, ये आइंस्टीन ने बताई थी। यहाँ पर आपको डिटेल ये देनी नहीं है मुझे कैसे प्रूफ हुआ, लेकिन मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूं कि किस तरीके से बदलता है। m क्या है बेटा आपका, ये चलो मैं लिख देता हूं, m है हमारा गतिक द्रव्यमान और m नॉट क्या है, स्थिर द्रव्यमान, और v क्या है, जो पदार्थ या कण या वस्तु जो जिस वेग से गतिमान है, और c क्या है, प्रकाश की चाल, वस्तु या कण या पदार्थ का वेग, और c निर्वात में प्रकाश की चाल। इससे सब जान रहे हैं, इससे कोई अनजान नहीं है। प्रकाश की चाल सबको वैल्यू भी पता होगी इसकी। तो देखिए बेटा ये वैक्यूम और एयर के लिए कांस्टेंट होती है, इसे हम बदल नहीं सकते। जो जरा ध्यान से देखना कि जब सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, प्रकाश की। जब कोई वस्तु या कण चलता है मोस्टली धीरे धीरे, एक रेयर केस की बात बता रहा हूं, जब धीरे धीरे चले और मोस्टली v 0 हो, इसके कंपेयर में किसके, प्रकाश के वेग के दौरान, तो ये लगभग पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर एक बचेगा, तो है उस कंडीशन में तो m बराबर m नेट होता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलने लगे, स्पीड से चलता है, तो उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो ये जो राशि है इसमें अब ये 0 नहीं होगी, और वो 0 नहीं होगी तो वो 1 में से घटेगी, ठीक है। और 1 में से घटेगी तो ये नीचे वाली जो राशि है ना, बटे से नीचे ये घटेगी, तो इसमें जो आपका हर है छोटा होता चला जाएगा, तो आपका जो भागफल है वो बढ़ता जाएगा। भागफल किसके बराबर है, m के, तो m बढ़ेगा। तो जब कोई वस्तु गतिमान होती है, किसी वेग से चलती है, द्रव्यमानित वस्तु में वेग होता है, अधिक वेग होता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, बट उसका चार्ज नहीं बढ़ता। तो ये चीज आप नोट कर लेना जो मैंने बोली है। यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है आपके राजस्थान बोर्ड में या बोर्ड में कि इस तरीके से पूछा जाए, तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, और मोस्टली ये माने तो अभी तक तो इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल मतलब चार्ज चल रहा था कि स्टार्ट कैसे किया जाता है, इंट्रोडक्शन ही मान सकते हैं। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है वो आज स्टार्ट होता है, और उस टॉपिक का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है, वैद्युत बल एवं कूलाम का नियम। वैद्युत बल एवं कूलाम का नियम, ओके, इसको हम समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम, किसको स्टार्ट करते हैं, वैद्युत बल को, और उसके बाद में किसको समझाएंगे, कूलाम के नियम को। देखिए वैद्युत बल क्या है, वैसे तो ये बल ही है, वैद्युत बल किस तरीके का बल है ये मैं आपको समझाऊंगा। कूलाम ने क्या बताया था, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा है आवेशों में, कि समान प्रकृति के जो दो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, बल लगाते हैं वो, ठीक है। तो वो जो बल होता है वही वैद्युत बल होता है, और वो कितना होता है, उसका मान कितना होता है, उसको बल की गणना हम कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए गणितीय सूत्र दिया कूलाम ने। साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूफ करके बताया था लैब में कि ये बल का जो सूत्र है, कौन सा सूत्र सॉल्व करोगे, तो ये सबसे पहली बात आती है, हम किसको बताएंगे बेटा, वैद्युत बल को। किसको स्टार्ट करने वाले हैं हम इसमें, वैद्युत बल।
तो वैद्युत बल क्या है? सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि वैद्युत बल प्रकृति में हमारा एक मूल बल है। 11th क्लास में आपने प्रकृति में मूल बल पढ़े होंगे और वो कौन से होते हैं? 4। विद्युत बल नंबर 1, नंबर 2 विद्युत चुंबकत्व बल, उसमें चुंबक आ जाता है। तीसरा आता है दुर्बल नाभिकीय बल या वीक फोर्स भी बोल सकते हैं, और एक आता है प्रबल नाभिकीय बल जिसे हम नाभिकीय बल के नाम से भी पुकारते हैं। तो वहां ये, और अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना, विद्युत बल और विद्युत चुंबकत्व, इसके साथ में एक बल और जुड़ता है। कौन सा है? वो आपने 11th क्लास में पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अच्छी तरीके से इन चीजों को समझना। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वैद्युत बल को समझाना चाह रहा हूँ, और वैद्युत बल किन के बीच में लगता है? खाली आवेशित कणों के बीच में लगता है। अगर वो समान आवेश है ना, वो समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत प्रकृति के हैं तो कैसा होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, ये विद्युत बल क्या है? वैद्युत बल सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? वैद्युत बल प्रकृति में एक मूल बल है। कैसा बल है बेटा? मूल बल है, फंडामेंटल। ठीक है, अब इसको मैं समझाऊं कहां कहां मिलता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन नाभिक में होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो उन दोनों के बीच में भी कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। तो वो बल लगता कितना, उसकी कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे? वो कूलॉम ने सूत्र दिया जो हम आगे बताने वाले हैं। इसके लिए और पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको बारे में हमें समझना पड़ेगा। सेकंड, विद्युत बल जो है, विद्युत बल कैसा है? एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये संरक्षी बल क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से होगा। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, 5वें या 6ठे चैप्टर में फिजिक्स में, कि संरक्षी बल क्या होते हैं। वैसे तो मोस्टली ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कि संरक्षी बल में जो किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य किया जाता है, संरक्षी बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो किसी पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज में संरक्षी बल कभी नष्ट नहीं होते, उनका वो प्रभावहीन तो जरूर किया जा सकता है, कभी नष्ट नहीं होते। जैसे मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल सबके बीच में लगता है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी के द्वारा मेरे पे कोई भी आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन वो प्रभावहीन है। ठीक है, प्रभावहीन कैसे? कि नीचे से मुझे सपोर्ट मिली हुई है, अगर मेरे नीचे एकदम खोखला या गड्ढा कर दिया जाए तो मैं उसमें जाके गिर जाऊंगा। तो यहाँ पर ये संरक्षी बल क्या है? प्रभावहीन किए जा सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज कि ये पथ पर निर्भर नहीं करते। पथ पर निर्भर नहीं करते क्यों? किस तरीके से इनके द्वारा जो किया गया कार्य कैसे पथ पर निर्भर नहीं करता? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। जैसे मुझे एक पॉइंट ए और दूसरे पॉइंट बी तक जाना है, चाहे मैं ऐसे जाऊं, इस रास्ते से जाऊं, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं सीधा, चाहे मैं इस रास्ते से जाऊं, ये तीनों रास्तों के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो समान होगा। समान क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो विस्थापन है ना बेटा, मोस्टली वो न्यूनतम लाइन होती है, न्यूनतम दूरी होती है। ओके, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संरक्षी बल की एक कहानी और है जो आपको तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। वैसे तो 11th क्लास में समझाई जाती है। कैसे? कि संरक्षी बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता, वो ऊर्जा में बदल जाता है, और वो ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूं कि जैसे मैं इस मार्कर को पृथ्वी से ऊपर तक उठाता हूं तो मैं किसके विरुद्ध कार्य कर रहा हूं? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं। तो ये किया गया कार्य किसमें बदल जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। कैसे पता चलेगा? अगर मैं यहाँ से छोड़ूं तो छोड़ने के बाद में ये नीचे गिर जाएगा, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो चुकी थी ना, ये वापस किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। सेम विद्युत बल की बात क्या है कि दो आवेश हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इनको मैं पास, ये कैसा बल लगेगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण। अगर मैं इनको पास पास में लाना चाहता हूं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण के कारण ये आसानी से नहीं आएंगे।
मेरे हाथ के द्वारा मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य किस में बदलता रहेगा, स्थितिज ऊर्जा में, जिसे हम आगे पढ़ेंगे विद्युत विभव के रूप में। तो ये कार्य किस, जैसे मैं इस आवेश को छोड़ूंगा वापस पीछे चला जाएगा। कैसे, मैं मेरी बात ध्यान से सुनना कि दो चुंबक हैं, एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरी चुंबक का भी नॉर्थ पोल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल। क्या ये आसानी से एक दूसरे के पास आ सकते हैं? नो। अगर मैं इन दोनों को पास में लाता हूं तो मुझे बाहर से बल लगाना पड़ेगा हाथ से। तो जैसे जैसे मैं पास में लाऊंगा मुझे एहसास भी होगा अपने हाथों में कि मुझे इस प्रतिकर्षण बल का एहसास होगा और इसके विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा इसका भी पता चलेगा। मैं इसको पास लाके फिर छोड़ता हूं तो फटाक से चुंबक पीछे चली जाएगी। तो ये पीछे जो चली जाती है ना, ये कहां से मिला कार्य, जो हमने इसको यहां तक इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध लाने में किया था। ठीक है, वो किस में बदल गया, स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो संरक्षी बल को यहां भी समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे तीसरे चैप्टर में काम आने वाला है कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता, किसमें संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। हम उस स्थितिज ऊर्जा को विद्युत विभव के रूप में पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि विद्युत बल एक कैसा बल है, संरक्षी बल है। हाँ, इनको प्रभावहीन किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि प्लस आवेश है, ये इस पर भी प्लस आवेश है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रखें तो तभी ये प्रतिकर्षण करने लगते हैं, ये पास नहीं आने देते, चिपक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये कौन सा बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो ये कैसा बल है, विद्युत बल है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में भी कौन सा होता है, ये विद्युत बल होता है। और मैं आपको इसका बहुत सारे उदाहरण, कोई भी एक अणु का निर्माण होता है तो अणुओं के बीच में जो बल लगता है वहां भी कौन सा बल क्रिएट होता है, विद्युत बल क्रिएट होता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमें न्यूटन ने बताई थी, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि कोई भी बल अकेले पैदा नहीं हो सकता, अकेली वस्तु पर उत्पन्न नहीं कर सकती कोई भी बल। कैसे? अगर उस नियम से कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे हमें एक सिंगल आवेश रख दें तो इस आवेश को, ये आवेश बल लगाता है या नहीं लगाता, पता कैसा लगेगा, ये पता तभी लगेगा जब इसके पास में कोई दूसरा आवेश आ जाए। जैसे कोई चुंबक रखी है यहाँ ना, तो इसके आसपास कोई लोहे का गढ़ है ना कोई दूसरी चुंबक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके चारों तरफ एक बल उत्पन्न हो रहा है। हाँ, मैं जैसे इसके पास में इधर रख दूं या इधर रख दूं या इधर रख दूं, इधर रख दूं, तो ये क्या करेगी, आकर्षण करने लगेगी लोहे के कण को। तो इससे क्या पता लगेगा, ये कौन सा बल लगा रही है, चुंबकीय बल लगा रही है। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर है हमारे। तो ये आपको विद्युत बल आपको समझ में आ गया होगा कि किसी आवेश के चारों तरफ बल का कैसा पता चलेगा, कि जब उसके अन्य चारों तरफ कोई एक अन्य आवेश उपस्थित हो। तो तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का, कि ये जो बल उत्पन्न होता है अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। अन्योन्य का मतलब आपस में किन्हीं दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होता है। और यहाँ पर टकराव किसका होगा, टकराव का मतलब टकराएंगे ऐसे नहीं, दूर से दूर इंटरेक्शन जो होता है वो विद्युत आवेशों के बीच में होता है। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल। तो विद्युत बल क्या है, विद्युत बल, ये नोट करते जाने आपको, विद्युत बल अन्योन्य क्रिया के, इंटरेक्शन किन्हीं दो की अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ओके, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको मैं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। तो विद्युत बल क्या है बेटा, एक मूल बल है। और मूल बल किस तरीके का होता है, जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं किसी दूसरे से और उत्पन्न नहीं किए जा सकते, केवल और केवल आवेशित कणों के बीच में रहेंगे, चाहे वो बिंदु आवेश हो चाहे वो आवेशित गोला हो। बिंदु आवेश की बात करूं तो मैंने जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक कण रख दिया, बहुत छोटा सा बिंदु की तरह रख दिया, तो ये हमारा कैसा आवेश कहलाएगा, बिंदु आवेश। अगर मैंने कोई एक स्फीयर ले लिया और मैं इसको नजदीक से देखने जा रहा हूं और ये आवेशित स्फीयर यानी कि गोला है, आवेश दे रखा है इसको पॉजिटिव मैंने, तो ये नजदीक से देखने पर इसका आकार बढ़ा है तो मैं इसको बिंदुवत आवेश नहीं बोल सकता। हाँ, अगर मैं बहुत दूर से देखना चाहता हूं, बहुत दूरी से देखना चाहता हूं, तो ये मुझे नजर कैसा आएगा, बिंदुवत आकार, मेरे तो उसमें बहुत छोटा नजर आएगा। कैसे
कि जैसे किसी भी एक हाथी को आप नजदीक से देखने लगे तो क्या आपको छोटा सा नजर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे 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 वो दूर होता चले जाएगा या हम उससे दूर होते चले जाएंगे और दूर से देखते हैं ना तो ऐसे करके देखते हैं तो इतने बीच में भी आ जाता है, तो वो उसका आकार हमारे लिए क्या हुआ? बिंदुवत आकार हो गया। हमारे लिए क्या हो गया? बिंदुवत आकार हो गया। तो इसी तरीके से अगर इस गोले को बहुत दूर से देखा जाए तो इसका आकार कैसा नजर आएगा हमें? बिंदुवत। इसका और उदाहरण बताऊं, बिंदुवत की बात क्या है? क्या सूर्य का आकार वास्तव में बहुत छोटा है, बिंदुवत है क्या जैसा हमें दिखाई देता है? नहीं। लेकिन जब हमको बहुत दूरी से देखते हैं, कई 15 करोड़ लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य पृथ्वी के बीच में, तो जब हम यहां से देखते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस से, तो वो आता कैसा नजर है? बिंदुवत नजर आता है। लेकिन वो रियल में बिंदुवत आकार का होता नहीं है। तो किसी एक बड़े पदार्थ को या किसी बड़े आकार को बहुत दूर से हम देखते हैं तो हमें नजर कैसा आता है? बिंदुवत। तो उस स्थिति में हम उसको कैसे स्टडी करते हैं? बिंदु आकार का। ओके, ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि बिंदु आवेश क्या होता है, ये चीज आपके समझ में आ गई। हाँ, मैं नजदीक से देखना चाहता हूं तब मैं बिंदु आवेश नहीं कहूंगा। हाँ, एक पॉइंट रखा है तो मैं इसको पॉइंट को बिंदु बोलूंगा और इतने ऐसे आकार के आवेश को बिंदु आवेश बोलूंगा। ओके, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे, ये आप नोट कर सकते हैं, जिसने नोट नहीं किया वो बता सकता है। देखिए, इसके बाद में ये चीज आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बार बार ढंग से पढ़ेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कूलाम का जो नियम है वो गणितीय नियम क्या था? विद्युत बल के बारे में ही बताया उन्होंने। उसकी गणितीय विवेचना क्या होती है, सूत्र की उत्पत्ति कैसे की थी उन्होंने, वो हम कल बताएंगे। तो इस वीडियो को जितना भी मैंने आज पढ़ाया है विद्युत बल के बारे में, विशिष्ट आवेश के बारे में, इन दोनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ना। आगे जो कल हम स्टार्ट करेंगे वो कूलाम का नियम स्टार्ट करेंगे। कूलाम का नियम किसके लिए होता है? विद्युत बल के लिए होता है, जिसके कारण हम, जिसकी सहायता से हम विद्युत बल के गणितीय मान की गणना कर सकते हैं कि वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ओके।